यूरोपियन कंट्रीज ने दिया है। ऑटोमन जो एम्पायर है वो लिविंग हाफ एंड टॉप नहीं। हेलो एवरीवन, तो अब तक 10th क्लास के हिस्ट्री में हम लोग लास्ट में हम लोग पढ़े थे रिवॉल्यूशनरीज के बारे में, जिसमें हमने मेजनी के बारे में पढ़ा था। इटली के उनके थॉट को लेके जो यूनिफिकेशन का उनका थॉट था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में। और अब हम लोग बात करेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशंस की, यानी कि 1830 से 48, यानी कि 1830 से 1848 तक का जो समय है उसमें कैसे फिर से यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं, कैसे रिवॉल्यूशनरीज का थॉट और एक्सपैंड करता है, पूरे यूरोप में फैलता है। जानेंगे हम लोग इसमें ऑटोमन एम्पायर के बारे में, ग्रीक के बारे में, थोड़ा बहुत समझेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री कैसे कनेक्शन ले जाता है। हालांकि ये सब क्लास 10th का टॉपिक नहीं है, ये सब मेरे पर्सनल व्यूज और टॉपिक्स है, ठीक है, उसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं यूरोप में कि लास्टली क्या हो गया था ना कि अब यूरोप का सीन यह था कि 3 तरह से डिवीजन हो गया था थॉट्स का। 3 नहीं, बेसिकली हम 4 बोलना चाहेंगे। जैसे यूरोप की अगर बात करें हम लोग, तो यूरोप में 4 आइडियोलॉजी फैल रही थी। सबसे पहला जो हम लोग पढ़े थे लास्ट में, कंजर्वेटिव्स, जो चाहते थे कि चेंजेस हो, बहुत स्लो हो, ग्रेजुअल चेंजेस हो यूरोप के अंदर, और मोनार्की सिस्टम और पुराने इंस्टीट्यूशंस जो हमारा पुराना कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब बरकरार है। एक तो कंजर्वेटिव्स, एक थे हमारे नेशनलिस्ट जो चाहते थे कि अंपायर किंगडम का सिस्टम ना हो, राजा वाला सिस्टम नहीं हो, नेशंस में डिवाइडेड हो यूरोप। एक थे हमारे लिबरल्स जो काफी ओपन माइंडेड थे और काफी सोसाइटी में एक बहुत ही स्पीड चेंज लाना चाहते थे, ठीक है, सोसाइटी को और मॉडर्नाइज करना चाहते थे, तो लिबरल्स। और दोनों का हम लोग को मैचअप भी देखने को मिलता है, लिबरल और नेशनलिस्ट दोनों की थॉट आपस में काफी मैच खाती है। इनका भी मकसद होता है कि एक नेशन स्टेट किसकी फॉर्मेशन हो, नेशन स्टेट की फॉर्मेशन हो। और लिबरल्स का भी थॉट अल्टीमेटली वहीं पहुंचता है कि हाँ, अगर हम लोग को चेंजेस लाने हैं सोसाइटी में, अगर हमको यूरोप की सोसाइटी को या फिर जो भी सोसाइटी है उसको बढ़िया से रन करना है, बढ़िया से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ मॉडर्न करना है, चेंजेस करना है, तो हमको नेशन में डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आखिर ये क्या होता है कि नेशनलिस्ट और लिबरल्स की भावनाएं काफी मैच करती है, ठीक है। और एक हम लोग लास्ट पढ़े थे उसमें रिवॉल्यूशनरीज, जो रिवॉल्यूशन किया करते थे, जो क्रांति में भरोसा किया करते थे कि अगर चेंज करना है, चाहे वो नेशन बनाना हो, चाहे मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करना हो, या जितने भी ओल्ड ट्रेडिशन है, ओल्ड रेजिम्स हैं, जो कल्चर जो बोल सकते हैं हम लोग बुरे इविल्स कल्चर है, उनको अगर खत्म करना है तो हमारे अंदर क्या करना होगा, रिवॉल्यूशनरीज की भावना होनी चाहिए, रिवॉल्यूशन फिर से फैलाना होगा, ठीक है। तो ये दो जो थॉट है, अब ये दो थॉट को, नेशनलिज्म की भावना, इनकी आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी, ये अब मैच करके किसके साथ, रिवॉल्यूशनरीज की आइडियोलॉजी के साथ। और ये तीनों मिलके रिवॉल्यूशनरीज, लिबरल्स और नेशनलिस्ट किसको घेरेंगे, कंजर्वेटिव्स को घेरेंगे, ठीक है। तो ये एक बढ़िया फ्लो चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट बहुत बढ़िया हो गया, हमको बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में नहीं मतलब समझाने में बहुत बढ़िया लगा। तरीका सबसे बेस्ट, स्टडी का सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। तो यूरोप के अंदर एक कंजर्वेटिव का थॉट था, जिन्होंने फिर से यूरोप में क्या कर दिया था, फिर से मोनार्की पावर को रीएस्टैब्लिश कर दिया था, जो नेपोलियन के टाइम में क्या हो गया था, हट गए थे। फिर एक थॉट हुआ नेशनलिस्ट का, जो नेशन स्टेट चाहते थे। लिबरल्स का थॉट था जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे, और उनका थॉट मैच हुआ किसके साथ, नेशनलिस्ट के साथ, जिनका क्या थॉट था, दोनों का थॉट क्या बना फिर कि नेशन स्टेट की फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक नेशन स्टेट की फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, या तो हम लोग लिबरल थॉट के साथ आगे बढ़ पाएंगे, और तभी जाके हम नेशनलिस्ट भावना यानी कि नेशन के भावनाओं को, नेशन को बनाने की अपनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर पाएंगे। और थर्ड जो है रिवॉल्यूशनरीज, उन्होंने कहा कि भाई रिवॉल्यूशन के थ्रू जो मोनार्की सिस्टम फिर से एस्टैब्लिश हो गया है यूरोप में, उसको उखाड़ के फेंकना है, ठीक है। तो ये तीनों थॉट एसोसिएट होते हैं साथ में, नेशनलिस्ट, लिबरल और रिवॉल्यूशनरीज। तो नेशनलिस्ट लिबरल की जो थॉट है किसके साथ एस्टैब्लिश हो गया,
रिवॉल्यूशनरीज के साथ स्टैब्लिश होगी। अब देखते हैं कि 1815 के बाद क्या हो गया, यूरोप का सीन ऐसा हो गया कि वहां पे मोनार्क्स फिर से आ गए पावर में। वहां पे मोनार्क क्या हो गया, फिर से पावर में आ गए हैं। और अब जो है ये तीनों यानी कि नेशनलिस्ट, लिबरलिज्म वाले फॉलो करने वाले लोग और रिवॉल्यूशनरीज, ये तीनों मिलके क्या करेंगे, अब रिवॉल्यूशन करेंगे। अब ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे अगेंस्ट मोनार्क सिस्टम। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो गया ना कि अब जो मोनार्क सिस्टम है वो पावर में आने के बाद अपने पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं, यानी अपनी पावर को खूब क्या कर रहे हैं, अपने पावर को पूरा गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहे हैं, अपने पावर को बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इन तीनों का थॉट्स मिलता है और ये तीनों थॉट मिलने के बाद अब रिवॉल्यूशन क्या होता लगता है, स्टार्ट होने लगता है। अब लोग रिवॉल्यूशन की तरफ फिर से क्या करते हैं, फिर से उसकी तरफ मतलब हेड करना स्टार्ट करते हैं कि अब हमको रिवॉल्यूशन करने की आवश्यकता आ चुकी है। क्योंकि ये जो मोनार्क वापस आ गए पावर में, ये फिर से अपना किंगडम एक्सपेंड करेंगे, फिर से अपना किंगडम बना के रखेंगे और फिर वो नेशनलिटी की भावना नहीं जागेगी, फिर लिबरल थॉट्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन लोग अपने अकॉर्डिंग सब काम करेंगे, निरंकुशता देखने को मिलेगी पूरे यूरोप में, यानी कि उन लोग जो बोल देगा मोनार्क्स वही सब कुछ है। इसको चेंज करना है तो हमको रेवोल्यूशन करना होगा अगेन। ठीक है, तो क्या होता है कि ये तीनों थॉट जो है, आइडियोलॉजी जो तीनों है लिबरल नेशनलिस्ट की, वो किसके साथ मैच करती है, ये एसोसिएट करती है, मिलती है किसके साथ, रिवॉल्यूशनरीज के साथ। और फिर से एक बार रेवोल्यूशन का पीरियड आ जाता है, फिर से एक बार रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इस रेवोल्यूशन में बेसिकली आता है कौन कौन, यूरोप के जो एलाइट मिडिल क्लास है, एलाइट मिडिल क्लास मतलब बोल सकते हो थोड़ा सा वेल्दी है, थोड़े से पैसे वाले हैं, जो क्या है, जो एजुकेटेड है, इनमें चाहे वो प्रोफेसर हो, स्कूल टीचर हो, ठीक है, क्लर्क हो या कॉमर्शियल ग्रुप का कोई बंदा हो, कॉमर्शियल ग्रुप के लोग हो, इन लोगों ने रेवोल्यूशन क्या किया, रेवोल्यूशन की थॉट को फैलाना स्टार्ट किया, रेवोल्यूशन में एंटर करना इन लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें कई तरह के लोग थे। जैसे मान लेते इटालियन साम्राज्य के लोग थे, इटालियन थे, फिर जर्मन थे, और एक नया नाम जुड़ता है अब एनसीईआरटी के अंदर, ऑटोमन अंपायर। हालांकि ऑटोमन अंपायर नया नहीं, काफी पुराना है, 14-15 सेंचुरी का है ये, 14-15 बोल रहे हैं, ये 12th सेंचुरी 11th सेंचुरी का है। ऑटोमन अंपायर जो था बेसिकली, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऑटोमन अंपायर बेसिकली ऐसा नहीं है कि बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बस नाम दिया है ऑटोमन अंपायर, बट नॉलेज के व्यू से हम लोग को इसके बारे में जानना थोड़ा सा सही रहेगा, जरूरी रहेगा। तो अगर ऑटोमन अंपायर की हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली ऑटोमन अंपायर जो है ये एक इस्लामिक अंपायर था। ये कैसा था, मुस्लिम अंपायर था ये पूरा का पूरा, ठीक है। और ये अंपायर जो था बेसिकली इसमें अरब्स और तुर्क लोग भरे हुए थे, ठीक है। तुर्क का ये पूरा अंपायर था। आज के टाइम में जो टर्की है, आज के टाइम में जो टर्की हो गया या फिर नॉर्थ अफ्रीका वाला इलाका हो गया, या फिर हम बात करते हैं ईस्टर्न यूरोप का जो इलाका था, ईस्टर्न यूरोप का इलाका था, जो इधर इंडिया से हल्का से ऊपर जाएंगे, मिडिल ईस्ट का इलाका, इंडिया से ऊपर यानी कि अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरबिया, ये सब इलाका जो था, प्लस में नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका नीचे यहाँ पे, और नॉर्थ अफ्रीका, प्लस में कुछ ईस्टर्न यूरोप के पार्ट, ये क्या थे, पूरा ऑटोमन अंपायर था। इसका नाम बेसिकली ऑटोमन इसलिए पड़ा था क्योंकि इसमें जो मेन एक लीडर था, जैसे बात करते हैं इंडिया का नाम जो है, इंडिया नहीं जैसे हमारे भारतवर्ष है, इसका नाम भारत कैसे पड़ा। तो जब हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर कि जैसे जैसे इन्वेडिंग स्टार्ट करते हैं आर्यंस, सेंट्रल एशिया से आर्यंस आते हैं, कहाँ, भारतवर्ष में आते हैं, और भारत में इंटर करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ भारत है यानी उत्तरी भारत, उसको इन्वेड करना स्टार्ट करते हैं, और ये जो आर्यंस आए थे वो डिफरेंट ट्राइब्स थे, यानी अलग अलग लोग, कबीले के लोग थे, ग्रुप में बना के पहुंचे थे। इनमें से सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा जीतने वाला ग्रुप किसका था, भरत का था। जो उनका लीडर था वो कौन था, भरत था, उसी के नाम पे पड़ गया भारत। सिमिलरली यहां भी था, टर्की वाले इलाके में ये तुर्क लोग, अरब लोग एक साथ मिलकर यूनाइट होकर नहीं रह रहे थे। ये टर्की वाले इलाके में डिफरेंट, ये टर्की मान लो सपोज टर्की है, इसके इलाके में डिफरेंट प्रोविंस में रह रहे थे, अपना अलग अलग स्टेट। और इसी में से जो सबसे एक स्ट्रॉन्ग प्रिंस निकला था, सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर निकला था, उसका नाम था ओस्मान। क्या नाम था उसका, ओस्मान नाम था। अब बोलोगे कि सर उसका नाम ओस्मान था तो ओस्मान अंपायर होना चाहिए था,
ऑटोमन अंपायर की उम्र, जो ओस्मान था उसके नाम पे तो होना चाहिए था ओस्मान अंपायर, बट एक्चुअली इसको नाम जो था वो यूरोपियन कंट्रीज के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग मिला। जैसे यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं वो थोड़ा सा उनका एक्सेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं नॉर्मली, हम बोल रहे हैं इंडियन एक्सेंट में मैं खेलेगा, उन लोग बोलेगा मैं खेला गया, तो ये तो मैं खेला गया, ओस्मान क्या हो गया, ओटमैन, ओटमैन, हम लोग ओटमैन ओटमैन करता था, उसी तरह ओटमैन 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 ऑटोमन ऑटोमन अंपायर हो गया। उनके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, उनके एक्सेंट के अकॉर्डिंग ये नाम पड़ गया ऑटोमन अंपायर, ठीक है। और बेसिकली अब रेवोल्यूशन का क्या होता है, फेज तैयार हो जाता है और अब रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। इसमें लिबरल नेशनलिस्ट लोग इन्वॉल्व होते हैं जो रिवोल्यूशनरी थॉट को लेके अपना भाई ये रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। और हमें सबसे पहला रेवोल्यूशन देखने को मिलता है हमें जुलाई 1830 में, जुलाई 1830 में सबसे पहला रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। और वो रेवोल्यूशन भी स्टार्ट होता है फ्रांस से। वो रेवोल्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, फ्रांस से। अब देख, अब इससे तो क्लियर हुआ कि यूरोप का जो पूरा ये जो चैप्टर है, यूरोपियन चैप्टर है, या फिर यूरोप को ही समझ लें, फ्रांस कितना इंपॉर्टेंट है और फ्रांस कितना इंपैक्टफुल है। स्टार्टिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ, पूरा यूरोप में तहलका मच गया डेमोक्रेसी को लेके। फिर फ्रांस 1830 में दोबारा से रेवोल्यूशन कर रहा है। अब इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ वो देखो कि इस रेवोल्यूशन में जो वापस से मोनार्की में आया था, लुईस 16 वाला डायनेस्टी, बॉर्बन, यही बॉर्बन बिस्कुट वाला, तो बॉर्बन डायनेस्टी जो था, ये बॉर्बन डायनेस्टी फिर से पावर में आ गया था। इसको हटा दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, पावर में आके हटा दिया। किसने हटाया, लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने, लिबरल नेशनलिस्ट जो कि क्या कर रहे थे, रिवॉल्यूशन कर रहे थे। उन लोगों ने बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से उठा के फेंक दिया और इस बार दोबारा फ्रांस में क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से आया, यानी कि एक राजा बनाया गया जो इनका हेड था। इनका हेड था लुईस फिलिप्स, लुईस फिलिप्स। तो लुईस फिलिप्स इनका हेड था। उसने दोबारा क्या किया कि भाई जो राजा था, जो मोनार्की सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया और एस्टैब्लिश किया फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करने वाला हेड। और वो हेड कौन था, लुईस फिलिप्स था। इसका और असर क्या देखा गया, इसका और असर देखा गया कि भाई फ्रांस को, जब हम पढ़ रहे थे वियना वाले ट्रेटी में, फ्रांस को घेरने के लिए फ्रांस के नॉर्थ में नीदरलैंड को, बेल्जियम वगैरह को क्या कर दिया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। बट ये फ्रांस से जो रिवोल्यूशन चालू हुआ, इसका आग भड़का दिया ब्रुसेल्स में भी। इसका आग कहां भड़क गया, ब्रुसेल्स में। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि भाई ब्रुसेल्स में बेल्जियम, बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। बेल्जियम भी क्या हो गया, अलग हो गया। नीदरलैंड में क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये देखते हैं रेवोल्यूशन की वजह से एक इंसान जिसको हम लोग पढ़े थे, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ट्रीटी ऑफ वियना को जिसने डिजाइन किया था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक, उसने कहा कि फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप को क्या कहता है, ठंडा मार देता है। फ्रांस के छींकने का मतलब क्या है कि पूरा यूरोप क्या हो जाएगा, ठंडा से अफेक्टेड हो जाएगा। यानी कि एक फ्रांस को छींक हुआ मतलब कि पूरा यूरोप क्या लगा, ठंडा मार दिया उसको। यानी कहने का मतलब ये है, उसके कहने का मतलब ये था कि भाई जो चीज होता है फ्रांस से स्टार्ट होता है, और फ्रांस से स्टार्ट होता है तो पूरा दुनिया, पूरा यूरोप में फैल जाता है। दुनिया में नहीं, पूरे यूरोप में वो चीज फैल जाता है। तो फ्रांस देख सकते हैं कि रेवोल्यूशन भी वहीं से स्टार्ट हुआ था, दोबारा रेवोल्यूशन भी फ्रांस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये बात कौन बोल रहा है, मैटरनिक बोल रहा है, जिसने मेज़नी को क्या बताया था कि हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा इनेमी कौन है, मेज़नी है। वही सब बात बोलता रहता था। और यूरोप का सबसे हेट पाने वाला इंसान वही था, सबसे ज्यादा लोग इससे नफरत करते थे, ये ड्यूक मैटरनिक से, ठीक है। तो ड्यूक मैटरनिक क्या बोलता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैच कोल्ड। इंग्लिश में बड़ा दिक्कत होता है बोलने में कि फ्रांस को जैसे ही छींक आता है पूरा यूरोप को ठंडा मार देता है, ठीक है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैच कोल्ड। तो ये बोला किसने, मैटरनिक ने। अब ये जो भावना थी, स्ट्रगल की भावना, ये जो भावना थी लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन को लेके, इसका एक और रीजन भी था। जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, जो इसमें अमीर लोग इन्वॉल्व हुए, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, उनके अंदर जो भावना थी नेशनलिस्ट की,
उनके अंदर नेशनलिस्ट भावना आ गया कि भाई अब हमको नेशन चाहिए, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए। इसके पीछे एक और इवेंट था, एक और इवेंट भी इसका रीजन बना, और वो था द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक। ग्रीक लोगों का इंडिपेंडेंस को लेकर जो वॉर हुआ था वो इनके लिए एक बहुत बड़ा क्या बन गया, एक थॉट बन गया कि हाँ भाई हमें भी क्या करना चाहिए, उनकी तरह वॉर में इन्वॉल्व होकर इंडिपेंडेंस चाहिए हमको। 1821 में ये चीज स्टार्ट होता है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक, ठीक है। और इसको लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, इस स्ट्रगल को, फ्रीडम के स्ट्रगल को काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अभी किससे फ्रीडम पाना चाहता है, तो अभी हम लोग पढ़े थे कौन से साम्राज्य के बारे में, एक जो मुस्लिम साम्राज्य था, ऑटोमन अंपायर। तो इनको बेसिकली ऑटोमन अंपायर से क्या मिलता है, ऑटोमन अंपायर से फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जब ऑटोमन अंपायर से फ्री होना चाहते हैं तो धीरे धीरे जो ये जो मतलब ये बोल सकते हैं कि धीरे धीरे अब जब ये स्ट्रगल है, नॉर्मल स्ट्रगल है, अब ये थोड़ा सा रिलीजियस मोड ले रहा है। अब थोड़ा सा क्या मोड ले रहा है, रिलीजियस मोड ले रहा है। अब जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के वैसे लोग हैं जो ग्रीक लोग से सिंपैथी रखते हैं, उनसे थोड़ा सा सिंपैथी रखते हैं कि भाई उनका कल्चर काफी पुराना है, वो काफी बड़े पुराने लोग हैं, ठीक है। ग्रीक वाले लोग बहुत पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे हिस्ट्री का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो इंडस नाम, इंडिया नाम ग्रीक लोगों ने दिया था, यानी इनका बहुत कल्चर पुराना है, काफी पुरानी हिस्ट्री है। तो जो यूरोप के लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, इनके वॉर इंडिपेंडेंस वॉर को काफी सपोर्ट कर रहे थे। इनको बोला जाता था कि दे आर क्रिएटर ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो ग्रीक थे वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना है, यानी कि यूरोप का सिविलाइजेशन इन्हीं की वजह से, ग्रीक की वजह से स्टार्ट हुआ। यूरोप में जो आज यूरोप के अंदर जो सिविलाइज्ड पीपल हम लोग दिख रहे हैं, जो डिफरेंट किंगडम्स, नेशन वगैरह दिख रही है, वो ग्रीक लोगों की देन है। और उनको अब इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये लोगों के अंदर अब थॉट जनरेट होने लगा था। और जो ऑथर्स थे, जो पोएट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने काफी डिफरेंट टाइप से लोगों में और जागरूकता को फैलाया। और उन लोगों में ये जागरूकता फैलाया, देखो कैसे ये रिलीजियस मोड ले रहा है, उन लोगों ने ये जागरूकता फैलाया कि भाई जो यूरोप का पालना कहे जाने वाले, यूरोपियन सभ्यता के पालना कहे जाने वाले जो देश है ग्रीक, उसको हम लोग को मुस्लिम राज्य से क्या करना चाहिए, छुड़वाना चाहिए, मुस्लिम राज्य से छुड़वाना चाहिए। अब जो ये यूरोप का जो हिस्सा है, यूरोप और ये मिडिल ईस्ट का जो हिस्सा है, वो धीरे धीरे टूट रहा है। किस पार्ट में, रिलीजियस पार्ट में। इतना दूर आधा क्रिश्चियन लोग यानी कि यूरोपियन लोग, इतना इधर इस्लामिक फॉलो करने वाले। तो काफी इसको सपोर्ट मिलता है। प्लस में जो लोकल ग्रीक थे उनका तो काफी सपोर्ट था ही। वैसे लोग जो ग्रीक से क्या थे, ग्रीस से इसमें गए हुए थे, एग्जाइल में गए हुए थे, जिनको ग्रीस से बाहर निकाला गया था, वो भी काफी सपोर्ट कर रहे थे बाहर से ग्रीस को। यहाँ भाई इसको क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये एक बड़ा क्या बोल सकते हैं कि पुश रहा इसके लिए, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए, कि हाँ हमारे अंदर भी इंडिपेंडेंस का, हमारे अंदर भी नेशनलिस्ट की भावना होनी चाहिए। और फाइनली क्या होता है कि इसमें कई सारे लोग, जैसे एक नाम आता है हमको इंपॉर्टेंट है, बायरन, एक पोएट थे बायरन। बायरन एक पोएट थे जिन्होंने काफी फंड रेस किया, काफी पैसा जमा किया इस वॉर के लिए। अब काफी उन्होंने क्या किया, फंड रेस किया और चल के कहां पे, वॉर में चल गए। फंड रेस किया और चले गए वॉर लड़ने के लिए। अब भाई पोएट है बायरन, क्या है, एक पोएट है, क्या बोलते हैं उसको, कवि है, उनको ये सब का वार तब हो जाएगा। वहां गए जहां लड़ाई झगड़ा देख के हो गया तबियत खराब। और तबियत खराब इतना खतरनाक हुआ कि 1824 में, इतना खतरनाक तो तबियत खराब हो गया कि 1824 में ही यमराज आ गए अपना कैब लेके, ओटीपी मांग रहे थे इनसे। तो ओटीपी मांग रहे थे इनसे यमराज। तो 1824 में बायरन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है वॉर के दौरान। और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया, हिंदी में इसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल का ट्रीटी साइन किया जाता है। और उसके बाद, ट्रीटी के बाद क्या किया जाता है कि भाई ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया जाता है। क्या किया जाता है, ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया जाएगा।
अब जब ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि यूरोप में अब इंडिपेंडेंस की भावना और उभर से मतलब और ज्यादा तेजी से उभरेगा और लोग नए नए तरीके ढूंढेंगे, वॉर से, टेरिटरी एक्सपेंशन से, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, रोमांटिसिज्म से, पोएट से, अपने कल्चर से, इन लोगों से अब क्या कर, अब इन सब लोगों मिलकर क्या करेंगे, अपने इंडिपेंडेंस की तरफ भागना स्टार्ट करेंगे। अब मोनार्की सिस्टम का बिल्कुल से जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी चालू कर देंगे, बिकॉज एक नेशन जो है ग्रीक वो क्या हो चुका है, अब इंडिपेंडेंट हो चुका है, वो ऑटोमन साम्राज्य से बाहर निकल गया है। और ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है, इंडियन हिस्ट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी ये कॉन्स्टेंटिनोपल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो एक ऐसा कनेक्टर है, क्या है वो, कनेक्टर है बिटवीन यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड का कनेक्शन है, कॉन्स्टेंटिनोपल से ट्रेड, बिजनेस का कनेक्शन है, ठीक है। और इस कॉन्स्टेंटिनोपल पे किसका अधिकार हो जाएगा, ऑटोमन के, हाँ, ऑटोमन अंपायर का। अब जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे ऑटोमन अंपायर का अधिकार हो जाएगा और इनके बीच में जब एक रिलीजियस बोल सकते हैं वर्ड फाइट स्टार्ट होगा कि हम इस्लामिक हैं, हम क्रिश्चियन हैं, इन वॉर्स, इन फाइट्स की वजह से ही यूरोप से लोग नया रास्ता ढूंढेंगे इंडिया आने के लिए, यूरोप से लोग नया रास्ता ढूंढेंगे समुद्री रास्ता इंडिया आने के लिए, क्योंकि यूरोप से इंडिया आने के बीच में रास्ता कौन सा था, कॉन्स्टेंटिनोपल, बिल्कुल ये कनेक्टर था, ठीक है। यहां से ट्रेड इधर उधर इंडिया से एशिया, सॉरी एशिया से कहां, यूरोप से एशिया, और इंडिया तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट था ही यूरोप के लिए, यूरोप के लोगों के लिए तो इंडिया काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल पे किसका अधिकार हो जाएगा, ऑटोमन अंपायर का अधिकार हो जाएगा, जिसके बाद वो वहां पे अराजकता फैला देंगे। अराजकता कहने का मतलब है कि भाई वहां से जो भी यूरोपियन वाले लोग जो आ रहे हैं मर्चेंट, उनको कभी मार देगा, कभी उनसे ज्यादा टैक्स लूट लेगा, या पूरा जहाज ही उनका लूट लेगा, तो कोई फायदा उनका नहीं था। इस वजह से लोगों ने नया रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया था, और तब वास्को डी गामा 1498 में नया रास्ता ढूंढ के पहुंच जाएंगे कहां पे, इंडिया में, इन्हें से पहुंच जाएंगे। पहले इधर से ऐसे आते थे, अब नीचे से पानी के थ्रू होते हुए केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका, और वहां से इंडिया में एंटर करेंगे, साउथ रीजन में एंटर करेंगे, इंडिया के साउथ रीजन में। तो ये था पूरा कहानी फिलहाल रिवोल्यूशन के बारे में कि एज ऑफ रिवोल्यूशन 30 से 48 के बीच में कैसे हुआ, जिसमें हम लोग समझे कि भाई लोग रिवोल्यूशन पे उतर आए थे, लोगों के जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनके अंदर भावना जाग रही थी, हमें आजादी की भावना, और उसी के बीच में ये क्या हो गया कि भाई ब्रुसेल्स और नीदरलैंड दोनों अलग हो गए, प्लस सॉरी बेल्जियम और नीदरलैंड क्या हो गए, अलग हो गए। फ्रांस में बिल्कुल रिवोल्यूशन 1830 में, जुलाई रिवोल्यूशन इसको नाम दिया गया क्योंकि 1830 में स्टार्ट हुआ था, कहीं नहीं लिखा हुआ, 1830 जुलाई में स्टार्ट हुआ था, तो इसको बोला गया जुलाई रिवोल्यूशन। जुलाई रिवोल्यूशन का इतना असर हुआ, अब इसमें कई लोग एजुकेटेड लोग जो इसको ज्वाइन किए थे उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए एक मतलब पुश हो गया कि भाई ग्रीक में वॉर इंडिपेंडेंस चल रहा था, इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा था, ग्रीक लोग आजादी पाने के लिए वॉर कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो ऑथर्स हैं, जो पोएट्स हैं, उन्होंने भी ग्रीक को काफी सपोर्ट किया, उन्होंने भी उनको बोला भाई कि हाँ, लोगों में ये बातों को फैलाया कि हम लोग को हेल्प करना चाहिए ग्रीक लोगों को, किससे, मुस्लिम स्ट्रगल से, मतलब मुस्लिम अंपायर से बाहर निकलने के लिए, उनको फ्री करने के लिए, ठीक है। तो यूरोप में कई सारे बड़े बड़े पोएट्स वगैरह निकलेंगे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है बायरन का। बायरन साहब जो है वो काफी सारे फंड रेज करेंगे, पैसा जमा करेंगे और चल जाएंगे वॉर में, वॉर देख के उनका हो जाएगा तबियत खराब, और 1824 में वो ओटीपी देके निकल लेंगे यमराज के साथ। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1832 में साइन होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया का संधि, यानी कुस्तुनतुनिया का ट्रीटी साइन होता है, और उसके बाद 1832 में ग्रीस को आजाद कर दिया जाता है, ठीक है। दैट्स इट।